के वीडियो कहानी में सुनिए उस महिला के विषय में। आज वो नहीं होती तो क्या होता हमारा। वो कौन थी? हमारी भारत की सबसे महान महिला की उपलब्धियां। उस बहादुर महिला के कारण आज भारत में औरतें टीचर्स बन सकी। ये कहानी है देश की पहली महिला टीचर सावित्रीबाई फुले की। अगर वो महिला आज ना होती तो आज भी स्कूल में मैम नहीं सिर्फ सर होते। आप सभी से यह कहना चाहती हूँ कि अगर आपको कहीं भी स्कूल में महिला शिक्षिका से ज्ञान अर्जित की होगी तो उस शिक्षक के हम शुक्रगुजार हैं। इसका प्रथम श्रेय हम देश की पहली महिला शिक्षिका को देते हैं। आप सभी से अपील है, रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को पूरा देखें, तभी मेरे वीडियो बनाने का उद्देश्य पूरा होगा। अब सुनिए पूरी कहानी। स्कूल में टीचर्स को परेशान करने में कितना मजा आता था। इतना परेशान करो कि टीचर बेचारी डरकर भाग ही जाए। हमारी जो देश की पहली महिला टीचर थी उनके साथ भी कुछ ऐसा होता था। जब वो घर से स्कूल के लिए निकलती थी तो उसके ऊपर रास्ते में कोई गोबर, कीचड़, अंडा ना जाने क्या क्या फेंका करते थे। लेकिन टीचर्स की विल पावर कुछ अलग ही होती है। हम नौकरी क्यों करते हैं? पैसा कमाने के लिए, रुतबे के लिए, या सिर्फ इसलिए कि घर से बाहर निकलने को मिलेगा? हर किसी के लिए वजह अलग हो सकती है। इस वजह को हम औरतों और मर्दों के बीच बांटे तो वजह थोड़ी साफ हो सकती है। पैसा कमाना, घर चलाना, ये काम केवल मर्दों का होता है। औरत जब काम करने निकलती है तो हमें इस तरह की बातें सुनने को मिलती है। अरे तुम्हें घर थोड़ी ना चलाना है, घर संभालना है, घर पर ही रहो, कुछ पार्ट सा टाइम कर लो, तुम्हारा मन भी लगा रहेगा। सबसे अच्छा है कि तुम टीचर्स बन जाओ, बच्चों के साथ घर भी आ जाया करोगी, गर्मी की छुट्टियां भी मिल जाया करेगी। कभी सोचा है आपने कि औरत टीचर्स और आदमी मैनेजर क्यों होते हैं? एक औरत जिस तरह से घर को संभालती है, परिवार को, बच्चों को मैनेज करती है, उससे अच्छा कोई मैनेजर हो ही नहीं सकता। लेकिन दफ्तर में किसी को मैनेजर की पोस्ट मिलना कितना कठिन होता है ना। यकीन मानिए एक जमाने में टीचर बनना भी इससे ज्यादा मुश्किल था। ये कहानी है देश की पहली महिला टीचर सावित्रीबाई फुले की। सावित्रीबाई का जन्म 3 जनवरी 1831 में महाराष्ट्र के मई गांव में हुआ था। उनका परिवार माली समुदाय से नाता रखता था। आर्थिक रूप से परिवार की हालत अच्छी थी, लेकिन समुदाय में उन्हें पिछड़ी जाति का दर्जा मिला। ये वे वक्त था जब भारत में अंग्रेजों का राज था। वैकेंसी से पहले लड़कियों की शादी करा दी जाती थी, यानी पीरियड शुरू हो सके उससे पहले ही लड़की ब्याह दी जाती थी। पढ़ाई लिखाई से उन्हें दूर रखा जाता था। वैसे भी देश में अभी एजुकेशन सिस्टम तैयार नहीं हुआ था। कुछ मिशनरी स्कूल थे जहां अंग्रेजों के बच्चे पढ़ा करते थे और भारतीय लोगों में सिर्फ ब्राह्मणों के पास शिक्षा का अधिकार था। सावित्रीबाई जब 9 साल की थी तब उनकी शादी करा दी पति ज्योतिबा के साथ। उस समय पति ज्योतिबा की उम्र उस समय 15 साल की थी। अच्छी बात ये थी कि सावित्री को पढ़ा लिखा लड़का मिला था। ज्योतिबा हिंदू ग्रंथ पढ़ा करते थे। उसे पढ़ने के बाद ये समझ आया था कि सभी इंसान बराबर है, ऊंच नीच जात पात सब बकवास है, और ये बातें दूसरी को तभी समझाई जा सकती थी जब वे भी पढ़ा लिखा हो। उस समय पढ़ाई लिखाई सिर्फ ऊंची जात के लिए ही आरक्षित थी। तो शुरुआत उन्होंने अपनी पत्नी से की।
ज्योतिबा फुले ने सावित्रीबाई को खुद पढ़ना लिखना सिखाया। घर में सबके सामने सिखाते तो दिक्कत हो जाती, इसलिए जब दोपहर में सावित्रीबाई खेतों में उनके लिए खाना लेकर जाती तो वहीं बैठकर उन्हें पढ़ाते। लेकिन ये खबर बहुत देर तक ना छिप सकी। देर सवेर पिताजी को ये बात पता चल ही गया। उन्होंने दोनों बहू और बेटे को घर से निकाल देने की धमकी दी। समाज में लोगों को पता चलेगा तो हम मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेंगे। लेकिन आग तो लग गई थी और पिताजी के चाहने पर भी आग बुझाई नहीं जा सकती। सावित्री ने पढ़ाई जारी रखी। फिर सावित्री को एहसास हुआ कि पढ़ाई ने उनके जीवन को कितना बदल दिया है। उन्हें समझ में आया कि अगर वे अपने आसपास की लड़कियों की जिंदगी को बदलना चाहती है तो उन्हें पढ़ाना होगा। ये सुनने में जितना आसान लगता है, करने में उतना ही मुश्किल था। घर वालों ने उनसे रिश्ता तोड़ दिया था। दोस्त उसनाक शोक और फातिना शोक ने उन्हें अपने घर में फना दिया। फातिना शोक के साथ सावित्री मिशनरी स्कूल भी जाया करती थी। दोनों अच्छे नंबर से पास हुई और टीचर बनकर अपना ज्ञान दूसरी लड़कियों तक पहुंचाना चाहती थी। इन चारों ने मिलकर पुणे में पहला गर्ल्स स्कूल खोला। शुरू में आसपास की सिर्फ 9 लड़कियां आई, धीरे धीरे ये 25 हो गई। ज्यादातर इनमें मांग और महार जातियों की बच्चियां थी, जिन्हें लोग छूत मानते थे, जिनकी परछाई से लोग दूर रहना चाहते थे। जिस वक्त ये स्कूल खोला गया, सावित्रीबाई की उम्र 17 साल थी। आज इस उम्र में बच्चे स्कूली शिक्षा पूरा करते हैं। उस समय में सावित्री परिवार और समाज से टक्कर लेकर खुद स्कूल खोल रही थी। ये स्कूल बाकी के स्कूलों से बिल्कुल अलग था। यहाँ हिंदू ग्रंथ नहीं, गणित, समाजशास्त्र, विज्ञान जैसे विषय पढ़ाए जाया करते थे। 3 साल में सावित्रीबाई और ज्योतिबा ने कुल 3 स्कूल खोले। इन तीनों स्कूल में मिलाकर 150 बच्चियां पढ़ती थी। अब तो जितने लड़के नहीं जाया करती थी, उतनी लड़कियां जाने लगी थी। सावित्री और ज्योतिबा को रोकने के लिए कई टोटके भी अपनाने लगे थे। कुछ लोगों ने ये भी कहना शुरू कर दिया था, सावित्री की हरकतों की वजह से वे अपना पति खो देगी, वक्त से पहले पति की मौत हो जाएगी। किसी ने कहा, पति जिस खाना को खाएगा वो कीड़ों में बदल जाएगा। इन दोनों को रोकना अब नामुमकिन था। उन्होंने किसी की कोई बात नहीं सुनी। समाज में उनका बहिष्कार किया गया। जब सावित्री सुबह तैयार होकर घर से निकलती तो कुछ लोग उनका पीछा करने लगते। रास्ते में उन पर सड़े हुए टमाटर, अंडे, कीचड़, पत्थर फेंका करते। सावित्री ने उन्हें कभी गुस्सा नहीं दिखाया। एक बार रुक कर बोली, भाया, मैं तो अपनी बहनों को पढ़ाने का काम करने जा रही हूँ। ये जो आप गोबर पत्थर मुझ पर फेंक रहे हैं ना, ये मुझे डरा नहीं रहे हैं, ये मेरा मनोबल बढ़ा रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे आप मुझ पर फूल बरसा रहे हो। मैं अपने बहनों की सेवा करने जा रही हूँ, लेकिन मैं आपके लिए भी दुआ करूँगी कि भगवान आपको सद्बुद्धि दे। इस तरह परेशान किया जाना यह रोज की हरकत थी। एक दिन सावित्रीबाई का सब्र का बांध टूट सा गया। वो बोली, अब मैं पढ़ाने नहीं जाऊंगी। तब उनके पति ने उनका हौसला बढ़ाया और हौसला बढ़ाते हुए उन्होंने सावित्री को 2 साड़ियाँ दी, एक पुरानी मैली सी और एक साफ सुथरी। कल से जब पढ़ाने जाओ तो ये मैली साड़ी पहन कर जाना, फिर कोई फर्क नहीं पड़ता, उन्हें जो फेंकना है फेंकते रहे। जब स्कूल पहुंच जाओ तो मैली साड़ी निकाल कर साफ सुथरी साड़ी पहन लेना। सावित्री हर रोज यही करने लगी, लेकिन पत्थर मारने वाले अभी रुके नहीं।
एक दिन ऐसा हुआ कि एक आदमी सावित्री का रास्ता रोककर खड़ा हो गया और उसे धमकाने लगा, अगर लड़कियों को पढ़ाना बंद नहीं किया तो बहुत बुरा होगा। काफी हंगामा हुआ, आसपास लोग इकट्ठे हो गए, लेकिन सावित्री की मदद के लिए कोई आगे नहीं आया। सावित्री को अपनी मदद खुद में खुद करनी थी। उन्होंने उसे जोर सा तमाचा लगाया और बस फिर क्या था, वो आदमी वहां से भाग निकला और दोबारा सावित्री बाई के सामने कभी नहीं आया। वो फोटो लेगा। इतना ही नहीं, जब पूरे गांव में ये खबर फैली तो पत्थर मारने वालों ने आना बंद कर दिया। औरत जब तक सहती रहती है उन्हें कमजोर समझा जाता है। बस एक बार हिम्मत दिखाने की जरूरत होती है, तब पता चलता है कि असलियत में कमजोर कौन है। सावित्री बाई ने कई कविता भी लिखी। पहली कविता थी काव्य फूले। कविता लिखी तब उनकी उम्र 23 साल थी। कविता में वे लोगों को प्रेरित करती, समाज के कुरीतियों को खत्म करने की कामना करती, जातिवाद पर सवाल उठाती। सावित्री की एक कविता थी मनखलत, जिसमें सावित्री बाई पुत्र प्राप्त करने की मखलत करती। उन्होंने लिखा, पत्थर को सिंदूर लगाकर और तेल में डुबाकर जिसे समझा जाता है देवता, पत्थर को सिंदूर लगाकर और तेल में डुबाकर जिसे समझा जाता है देवता, असल में होता है पत्थर। पत्थर पूजने से अगर होते बच्चे तो फिर नर नारी ही शादी क्यों ही करते। अपने खुले विचारों के लिए सावित्री समाज में कलंक कहा जाने लगा। उन्हें इस अपशब्दों से कोई फर्क नहीं पड़ता, बस उन्हें किसी का कष्ट नहीं देखा जाता था। किसी के कटे हुए कपड़े देखती अपनी साड़ी ला देती थी। ऐसा नहीं था कि उसके पास साड़ी बहुत सी थी। याद रखिए, घर वालों ने उनसे नाता तोड़ दिया था। 1838 से 1852 तक उन्होंने 18 स्कूल खोले। केवल उन्होंने लड़कियों को पढ़ाया बल्कि समाज की कुप्रथाओं जैसे बाल विवाह, सती प्रथा, जाति भेद के खिलाफ आवाज भी उठाई। एक बड़ी समस्या लड़कियों का था कि कम उम्र में विधवा होना, पति के मरने के बाद सर मुंडवाना, समाज से कटकर अकेले जीना पड़ता था। और समाज का दोगलापन ऐसा था, एक तरफ उन्हें ब्रह्मचर्य का पालन करवाते और दूसरी ओर यौन शोषण करते थे। ऐसे में कई बार वो गर्भवती हो जाती और समाज की डर से आत्महत्या कभी कर लेती थी। वो गर्भवती हो आत्महत्या कर लेती थी। सावित्री बाई ने इसके खिलाफ बहुत आवाज उठाई। उन्होंने अपने घर को ऐसी बच्चियों के लिए आश्रम में तब्दील कर दिया। उन्होंने बाल हत्या प्रतिबंध की स्थापना की, जहां बलात्कार पीड़ित लड़कियों का या विधवा अपने बच्चों को सुरक्षित जन्म दे सकती थी। यही उन्होंने एक ब्राह्मण लड़का को गोद लिया। बड़ा होकर उनका बेटा डॉक्टर बना। सावित्री बाई कभी मां नहीं बन सकी। ऐसे में ज्योतिबा पर दूसरी शादी करने का दबाव भी डाला गया। उन्होंने लोगों को यह कहकर चुप करा दिया कि खोट उन्हीं में होगी। इसलिए इन दोनों ने बच्चा गोद लेने का फैसला लिया। परिवार वालों के लिए इस बकवास को समझना मुश्किल था। सावित्री बाई आसपास की नाइयों से भी लड़ गई, सिर मुंडवानों की प्रथा को समाप्त कर सके इनके लिए। उन्होंने अपने घर में एक कुआं भी खुदवाया था, अछूत कहे जाने वाले लोग वहां से पानी भर सके। दोनों पति पत्नी ने मिलकर विधवाओं की शादी करानी शुरू कर दी। समाज में जगह दिलाने की कोशिश की। उनके बेटे यशवंत ने दूसरी जाति की लड़कियों से शादी की। ब्रिटिश काल के भारत में पहली बार इंटरकास्ट मैरिज थी। जिस समाज में माता पिता के बिना पूछे बच्चों की शादी करा देते थे, वहाँ प्रेम विवाह के बारे में कोई सोच भी नहीं सकता। वे अपनी जाति से बाहर जाकर शादी की थी।
1990 में जब ज्योतिबा फुले का देहांत हुआ तब सावित्रीबाई ने ही उनकी चिता को आग दी। आज भी ज्यादातर महिला को अंतिम संस्कार करने की इजाजत नहीं होती। सावित्रीबाई ने ऐसा कर एक मिसाल कायम की। ज्योतिबा फुले के देहांत के बाद भी समाज में बदलाव का कार्य जारी रखा। पुरुष सेवा के सारे काम उस समय ज्योतिबा के नाम पर चल रहे थे। उनके देहांत के बाद सावित्री फुले ने सारा काम अकेले संभाला। सभी बैठकों की अध्यक्षता भी खुद करती। लोग बहुत हैरान थे। आज तक किसी ओहदे पर महिलाओं को नहीं देखा। हाँ, वो बात अलग थी। रानी लक्ष्मीबाई के किस्से लोग एक दूसरे को जरूर सुनाया करते, लेकिन अपने घर में अपने नजरों के सामने किसी को लक्ष्मीबाई या सावित्रीबाई बनते देख एक नया अनुभव था। भूखमरी, अकाल, सूखा सब देखा उन्होंने और सदैव समाज सेवा में लगी रही। 1857 में जब फ्लैग फैला तो अपने बेटे यशवंत के साथ मिलकर लोगों की सेवा करती रही और पुणे में गरीब मरीजों के इलाज के लिए अस्पताल खोला। जरूरतमंदों को वहां लेकर आती और उनका बेटा मरीजों का इलाज करता। वे खुद भी बीमार पड़ गई। 10 मार्च 1857 को 66 साल की उम्र में लोगों की सेवा करते करते उनकी जान चली गई। सावित्रीबाई का ही नतीजा है कि आज लड़कियां स्कूल जा सकी, औरतें टीचर्स बन सकी। क्लास में एक दूसरे के साथ बैठकर आज बच्चे यह नहीं सोचते कि यहाँ औरत क्या कर रही है। उनके मन में ये ख्याल नहीं आता औरत यह क्या कर रही है। इन सब के लिए हम सावित्रीबाई फुले के शुक्रगुजार हैं। वे ना होती तो ये बदलाव शायद ना आया होता। आज हमें ये कितना नॉर्मल लगता है। लोग कितनी आसानी से कह देते हैं कि टीचर बनना केवल औरतों का ही काम है। अगर कोई आपसे कहे कि टीचर बनकर या शिक्षिका बनकर क्या करोगी, इतनी नॉर्मल जॉब करनी है, तब उन्हें सावित्रीबाई फुले के विषय में बताइएगा। ट्रेडिशनल बदलना हमारे ही हाथों में है। धन्यवाद।